चलिए अब न्यू टॉपिक यहाँ पे है कॉमर्शियल सेल्स। ठीक, पहले तो सेल हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल, जिन्हें हम लोग होली कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे। यहाँ हमको गैल्वेनिक सेल के बारे में ही पढ़ना है। अब ये कॉमर्शियल सेल के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक, तो ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी, थर्ड है फ्यूल सेल, टर्शरी नहीं फ्यूल सेल। ठीक, अब सेल की खास बात क्या होती है जो कॉमर्शियल सेल होते हैं? पहली बात तो खास बात ये होनी चाहिए कि जो सेल बने हो वो लाइट वेट के हो, हल्के हो। सेकंड, उसमें खास बात ये होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनमें सप्लाई अच्छी मिले, पावर अच्छा मिले। थर्ड, रिचार्जेबल हो, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टी होना उसमें जरूरी है, तभी वो कॉमर्शियली यूज किया जा सकता है। ठीक, अब प्राइमरी सेल वो सेल होते तो बढ़िया है, इनकी पावर भी ठीक ठाक होती है, लेकिन ये ज्यादा बड़े गैजेट्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये छोटे गैजेट के लिए यूज किया जा सकता है। और ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, मतलब अगर आप मार्केट से लेके आएंगे, इनका यूज करें, चार्जिंग खत्म हो जाए, फेंक दें, मतलब यूज एंड थ्रो टाइप के होते हैं। जैसे कि आपके रिमोट वगैरह में जो सेल पड़ते हैं, घड़ियों में सेल पड़ते हैं, रिस्ट वॉच में जो सेल पड़ते हैं, वो सब होते हैं प्राइमरी सेल। ठीक, मतलब ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, इनको रिचार्ज दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल को एक टाइप से बैटरी कहते हैं, ये कह सकते हो सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं, क्योंकि ये कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बैटरी भी कह सकते हैं। सेकेंडरी सेल मोस्टली रिचार्ज कर सकते हैं और इनका लॉन्ग टाइम तक यूज भी कर सकता है, इनकी सप्लाई भी अच्छी होती है, इनकी से पावर भी अच्छा मिलता है, तो ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग के घरों में जो इन्वर्टर बैटरीज जो होती हैं, वो हमारे सेकेंडरी सेल का ही एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसमें थर्ड सेल हमारा जो होता है फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल का मतलब ये है कि हम फ्यूल गैसेस पास करते जाएंगे और उस सेल से हम लोग पावर गेन करते जाएंगे। तो सबसे लॉन्ग टाइम तक चलने वाला सेल है फ्यूल सेल, क्योंकि इनसे पावर भी अच्छा मिलता है। क्योंकि आप फ्यूल गैसेस की सप्लाई कंटिन्यू रखते रहें तो आपको वोल्टेज या पावर अच्छा मिलता रहेगा। हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सेल की स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेल में हमारा पहला है ड्राई सेल। ठीक, ड्राई सेल देखो मैंने डायग्राम यहाँ बना रखा है। ड्राई सेल में एक जिंक का कंटेनर होता है। ठीक, इस जिंक के कंटेनर को हम लोग एनोड की तरह यूज करते हैं, मतलब ये जिंक का कंटेनर जो होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, वो एनोड की तरह यूज किया जाता है। ये पता होना चाहिए, गैल्वेनिक सेल में हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड ही कहते हैं। अब इसमें एक बीच में ग्रेफाइट की रॉड रखी होती है, और ग्रेफाइट की रॉड के चारों तरफ हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड और कोक मतलब कार्बन को भर दिया जाता है, और फिर ऊपर से हम लोग कोई लाइनिंग कर देते हैं, पेपर की प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक, और इस ग्रेफाइट की रॉड में ऊपर एक मेटल की कैप लगा देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एवर रेडी टाइप के सेल में आप लोगों ने देखा होगा, ड्यूरा सेल वगैरह में, तो उसमें यही टाइप का पूरा अरेंजमेंट होता है। ठीक, इसके बाद जब इतना हो जाता है तो बीच में जो भरा होता है मटेरियल वो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। उस पेस्ट को यहाँ पे सॉलिडली भर दिया जाता है। भरने के बाद अब उनमें रिएक्शन कौन कौन सी होती है, तो एनोड पे रिएक्शन ये होती है, क्योंकि एनोड हमारा है जिंक का कंटेनर, तो उस जिंक के कंटेनर में रिएक्शन इस टाइप की होती है। ठीक, मतलब यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि पता भी होना चाहिए एनोड पे मोस्टली ऑक्सीडेशन ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रोड है जिसको हम लोग कैथोड कहेंगे, वो है ग्रेफाइट की रॉड, और इस ग्रेफाइट की रॉड के अगल बगल क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कोक। ठीक, और उसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। तो यहाँ पे इस अमोनियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही अंदर होगा तो इस मैग्नीज का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है रिडक्शन और अमोनिया बनेगी। अब वो अमोनिया गैस जो है वो यहाँ पे जो प्रेजेंट जिंक आयन है उनसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेती है मिलकर, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, और वो केमिकल एनर्जी हमारी ईएमएफ वोल्टेज के तौर पे यूज की जाती है। और इस सेल से जो ईएमएफ मिलता है, जो वोल्टेज मिलता है, वो मोस्टली 1.25 से 1.5 वोल्ट के बीच में ही मिलता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइमरी सेल मोस्टली स्मॉल गैजेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। प्राइमरी सेल में सेकेंड नंबर है हमारा मरकरी सेल का, ठीक। फर्स्ट नंबर था हमारा ड्राई सेल, सेकेंड नंबर मरकरी सेल। दोनों एक टाइप के ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक। जैसे अगर हम बात करें इसकी मरकरी सेल की, तो मरकरी सेल में क्या है, इसमें भी वही जिंक का कंटेनर है जैसे कि ड्राई सेल में था, ठीक। बस थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग है। इसमें भी वही ग्रेफाइट रॉड है, कार्बन की रॉड इसमें बीच में पड़ी है। अब ये क्या है, यहाँ पे जो पेस्ट भरा गया है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट है, ठीक। और इस पेस्ट के चारों तरफ हम लोगों ने सेपरेटिंग पेपर लगा रखा है जिससे कि बाहर ये ना फैल सके, बांधा है, ठीक। अब एनोड पे इस टाइप की रिएक्शन होती है और कैथोड पे इसकी रिएक्शन होती है। अगर दोनों अगर रिएक्शन को अगर आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी निकलेगी जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। अगर आप पूरी रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे कोई आयन का यूज नहीं होता है, मतलब उसी सॉल्यूशन में आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी रिएक्शन में आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और आयन के इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण, देखो मेन जो मेटल है उनकी बात हो रही है, बाकी वो सब तो बैलेंस हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो आयन का इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण इसमें जो ईएमएफ मिलता है वो कॉन्स्टेंटली लास्ट तक रहता है। इसका जो अप्रॉक्स ईएमएफ जो है वो 1.35 वोल्ट मिलता है, और ये 1.35 वोल्ट स्टार्टिंग में भी उतना ही रहता है और एंड तक भी 1.35 वोल्ट ही रहेगा। मतलब ड्यूरिंग यूज ये पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा। इसके पहले जो हमने पढ़ा था ड्राई सेल, उसमें क्या है कि यूज करने के बाद कुछ समय बाद वोल्टेज डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पे रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है आयंस का, और सॉल्यूशन के डाइल्यूशन से आयन या किसी अदर फैक्टर से वहां पे ईएमएफ कम होता है, ईएमएफ कम मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो फॉर्मेशन ऑफ जिंक कंपाउंड है उसका रेट स्लो हो जाएगा। तो ईएमएफ जो हमको स्टार्टिंग में 1.25 से 1.5 वोल्ट के बीच में मिलता था वो उसमें लगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग यूज वो वोल्टेज शुरू से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक उतना ही बना रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है इन कंपेयर टू ड्राई सेल। फर्स्ट कैटेगरी प्राइमरी सेल खत्म हो चुकी है, सेकेंड कैटेगरी हमारी सेकेंडरी सेल स्टार्ट हुई। सेकेंडरी सेल में हम लोग को पढ़ना है लेड स्टोरेज सेल या फिर बैटरी। जो हम लोग आजकल इन्वर्टर के साथ जो बैटरी यूज कर रहे हैं वही है ये, जो आपके सामने जो डायग्राम बना है वो इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है उसका पूरा स्ट्रक्चर है अंदर का, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें H2SO4 का 38% कंसंट्रेट वाला सॉल्यूशन भरा होगा, और उसमें ये जो प्लेट्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं लेड प्लेट्स, वो उसमें डुबोई जाती हैं, डीप की जाती है। अब इसमें दो टाइप की लेड प्लेट्स होती है, एक तो सिंपल लेड प्लेट होती है और एक लेड प्लेट होती है जिसके ऊपर लेड ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। जो सिंपल लेड प्लेट्स होती है वो एनोड की तरह वर्क करती है, बता जब कोई भी प्योर मेटल है वो एनोड की तरह वर्क करेगा। और जो हमारी लेड प्लेट के ऊपर लेड ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटी है, वही कोटिंग जिसे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, वो इम्प्योरिटी समझो आप उसको, तो वो हमारे यहाँ पे कैथोड की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन ये होती है और कैथोड पे रिएक्शन ये होती है। यहाँ पे देखो फर्क यहाँ है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं
और दूसरी बात ये रिचार्जेबल भी होती है, इनको हम आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे सामने डायग्राम बना है उसमें 6 प्लेट्स दिख रही हैं, तो इन प्लेट्स को हम लोग कहते हैं सेल। और अगर कई सारे सेल एक साथ जोड़ दिए जाएं तो जोड़ने पे जो बनता है कंप्लीट सेल उसी को हम लोग कहते हैं बैटरी। मतलब बैटरी इज द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ 2 और मोर सेल्स। और यहाँ पे हर एक सेल का वोल्ट जो ईएमएफ होता है वो 2 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे 6 सेल दिख रहे हैं, तो 6 सेल के लिए ईएमएफ इस बैटरी का क्या होगा, 12 वोल्ट। अगर आपको 24 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो फिर आपको 12 प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। 36 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो फिर 18 आपको ये प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। और ये रिचार्जेबल भी है। जैसे मान लिया अब यहाँ पे इनका चार्जिंग स्लो कैसे हो जाती है, यहाँ हम लोग ये समझ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप जो रिएक्शन देख रहे हैं, इन रिएक्शन देखिए यहाँ पे भी लेड सल्फेट बन रहा है, एनोड पे भी, और कैथोड पे भी लेड सल्फेट ही बन रहा है। और लेड सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का होता है। आप लोगों ने बैटरी में नॉर्मली देखा भी होगा कि व्हाइट कलर का ऊपर पीपीटी जमा दिखता है, ठीक है, प्लेट्स पर, या ऊपर जो उसके एनोड के जो सिरे निकले होते हैं उनमें आपने देखा होगा व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस चिपका हो, वो यही होता है। बैटरी के ऊपर जब ये चिपक जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन स्लो होने के कारण ईएमएफ कम मिलने लगता है, वोल्टेज कम मिलने लगता है। अब इस वोल्टेज को कैसे बढ़ाएंगे, तो हम लोग चार्जिंग करते हैं। जैसे आप इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या होगा कि जो इस सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो उस वाटर मॉलिक्यूल इनसे रिएक्शन कर देगा। जो आपको सामने दिख रहे हैं जो लेड सल्फेट बने हुए हैं, जो इस सरफेस पे चिपक गए हैं, किसके, इन सेल्स के, इन प्लेट्स के, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेगा और रिवर्स रिएक्शन होगी। मतलब अगर यहाँ पे चार्जिंग की आपको रिएक्शन लिखनी है तो चार्जिंग की रिएक्शन, इनकी रिवर्स रिएक्शन आप दिखा दें तो वो चार्जिंग की रिएक्शन ही होगी। तो ये जब टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, लेड सल्फेट जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस चिपक गया है वो डिकम्पोज होने से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा या रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से ईएमएफ आपको ज्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा यूजेबल है, जो हम लोग आजकल ज्यादातर इसको बैटरी के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये सेल हम लोग को ट्रकों में, मोटरसाइकिल्स में, व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, सब जगह आपको ये बैटरी ही ज्यादातर यूज करनी है, क्योंकि ये रिचार्जेबल भी होती है। थर्ड सेल के तौर पे हम लोग यहाँ पे यूज पढ़ने जा रहे हैं फ्यूल सेल। फर्स्ट हमने प्राइमरी सेल पढ़ लिया, सेकंड हमने क्या पढ़ लिया, सेकेंडरी सेल, थर्ड हम लोग फ्यूल सेल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो कैथोड के ही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ कैटलिस्ट अलग अलग लेने से नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक बॉडी है, उसमें एक दोनों तरफ क्या लगे हैं, कार्बन की स्ट्रिप्स लगी या प्लेट्स लगी, और इन प्लेट्स में एक कैथोड होगा, दूसरा एनोड होगा। बीच में हम लोग कंसंट्रेट सॉल्यूशन भरेंगे, किसका, NaOH में या फिर के, मतलब बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे भरा जाता है, और कैथोड और एनोड पे इस टाइप की रिएक्शन होगी। तो ये पूरा कंप्लीट सेल होके बनके तैयार हो जाएगा। इस पूरे को फ्यूल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग टाइमली H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को पास करते रहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को पास करते रहेंगे तब तक आपको यहाँ पे वोल्टेज EMF मिलता रहेगा। जैसे ही आप लोगों ने इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को पास करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो वहां पे आपको EMF मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन द होल कंक्लूजन ये निकलता है कि पूरा EMF डिपेंड करता है फ्लो ऑफ दीज गैसेस, और इसलिए क्योंकि ये गैसेस इस सेल के लिए फ्यूल की तरह वर्क कर रही है, इसलिए यहाँ पे इस पूरे सेल का नाम दिया गया फ्यूल सेल। ठीक, इस सेल का जो EMF हमको मिलता है वो अप्रोक्स 0.9 वोल्ट का मिलता है। ठीक, अगर हमको इससे और अच्छा और बढ़िया
या और ज़्यादा ईएमएफ चाहिए तो उसके लिए हमें ये कैथोड को और मॉडिफाई किया करना पड़ेगा। इनमें कैटलिस्ट अच्छे रखने पड़ेंगे और उस हिसाब से रखने पड़ेंगे कि रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो कि वोल्टेज आपका इंक्रीज कर जाए। अब आपने कॉमर्शियल सेल पढ़ लिया है और ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी नेक्स्ट चैप्टर पे आएगी जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बड़ा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से पूरा चैप्टर बहुत